तो इस समय एग्रीकल्चर सेक्टर में होने वाले लाभ को आप भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल हब के रूप में हम बनारस की बात कर लें, अगर डेवलप हुआ है, खास करके वहां पर जो कालीन उद्योग डेवलप हुआ है उसके बगल में, तो उसका कारण है कि वहां पर रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है, इसलिए वहां पर भदोही में कालीन डेवलप हुआ है। तो जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो सफल हुई है, उसका कारण यही है कि हर जगहों पर रॉ मटेरियल की उपलब्धता और उनको आसानी से उस चीज की ट्रेनिंग दी गई है, तो इसलिए उपलब्ध हुई है। हाँ, कानून व्यवस्था की बात अगर किया जाए तो कानून व्यवस्था जब तक सही नहीं होता है, सरकार में स्थायित्व नहीं होती है, और जब तक पॉलिसी पर क्लियरेंस नहीं होती है, तब तक कोई भी इन्वेस्टर कहीं किसी भी राज्य में इन्वेस्टमेंट करने नहीं जाता है। तो स्वाभाविक है कि अगर हम 2018 से लेकर के 2020 तक की बात करें या इधर 2020 के बाद, तो सरकार ने एक अच्छा काम तो ये किया ही था कि 22 सेक्टर पॉलिसीज डिक्लेयर किया। तो 22 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए स्पष्ट नीति इस समय उत्तर प्रदेश के पास है। तो इसका बेनिफिट तो स्वाभाविक है कि ठीक, यानी कि कुछ ठीक, यानी कि ये बेनिफिट्स मिलेंगे। सर मैं वापस आपके पास लौटूंगी। कपीश जी का साउंड अब आई थिंक सही हो गया। कपीश जी, आवाज सही मिल रही है आपको? जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अभी भी इको हो रही है, बहुत इको हो रही है। चलिए, दिक्कत थोड़ी बनी हुई है यहाँ पर, हम कोशिश करते हैं दुरुस्त से करा पाए वापस से, और फिर मैं वापस लौटती हूँ ताकि दिक्कत ना हो, फिर हम आपसे जवाब जो है वो बेहतर तरीके से ले पाए। एक बार जरा नीलेश से अपडेट हम ले लेते हैं। नीलेश, अभी अपडेट क्या है आपके पास? जी फिलहाल बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले जो बैठक योगी आदित्यनाथ बैंकर्स के साथ कर रहे थे, विभिन्न बैंकर्स के साथ कर रहे थे, वो फिलहाल पूर्ण हो चुकी है। और अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ इस मंच पर हमें नजर आएंगे, जहां पर वो जो अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, उनको एक बार फिर से संबोधित करते नजर आएंगे। तो फिलहाल जो बीते 1 घंटों से लगातार बैठक चल रही थी बैंकर्स के साथ, विभिन्न बैंकर्स के साथ, वो बैठक खत्म हो चुकी है। और जिस प्रकार जानकारी मिल पा रही है कि अब से थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और जो आम इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, उन्हें प्रचार प्रसार करेंगे कि आखिर उन्हें क्यों उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहिए। और इसके बाद जिस प्रकार तय कार्यक्रम है कि 12 से 2 बजे का जो उनका बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े उद्योगपति हैं देश के, उनके साथ उनकी जो महत्वपूर्ण बैठक है वो होने वाली है। और जिस प्रकार उनका अब तक का टाइम टेबल है वो फिलहाल समय से बाधित वो चल रहे हैं। और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में कई सारे जो निवेश के बिंदु हैं उसे खुद स्वयं योगी आदित्यनाथ रेखांकित करेंगे, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश के जितने मंत्री थे वो विदेशों में पहुंचे थे और करीबन 21 से ज्यादा लोकेशंस ऐसे रहे जहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर प्रचार प्रसार किया था। और फिलहाल 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को गंभीरता से लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ये कार्यभार संभाला है कि वो विभिन्न राज्यों में, बिल्कुल इसीलिए योगी आदित्यनाथ मुंबई में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इन्वेस्टर्स हैं उन्हें फरवरी महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स के लिए बिल्कुल निलेश, हमें समझ पा रहे हैं कि कितना जरूरी है इस वक्त कमान, इसीलिए खुद मुख्यमंत्री ने भी संभाली हुई है। कपीश जी के पास हम जरा चलते हैं। कपीश जी, जो बात आप कह रहे थे, जो सवाल हम पूछ रहे थे कि शायद ये चीजें पहले भी हो सकती थी, हालांकि अब बीजेपी बार बार इस बात का जिक्र कर रही है, हम उद्योगपतियों को माहौल वो प्रदान कर रहे हैं जिसमें वो पनप सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश को और आगे ले जा सकते हैं। शायद पहले की सरकारें माहौल नहीं दे पाई। बार बार बीजेपी आरोप लगाती है पहले माफिया राज था, लेकिन वो माफिया राज हमने खत्म किया है। देखिए, पहले की सरकारों का किया हुआ है जो फसल अब ये योगी सरकार काट रही है। अचानक कोई राज्य, आपने क्या निवेश किया? आपने आज तक जो इन्वेस्टर सबमिट की उसमें पहली सबमिट हुई 4.5 लाख करोड़ रुपए की जी। एएमयू आपने सिग्नेचर किया और एमयू सिग्नेचर करने के बाद आप धरती पर उतार नहीं पाए। फिर आपने 80,000 फिर 60,000 करोड़ का किया। आज आप जो है विदेश में दर दर भटक रहे इन्वेस्टमेंट के लिए, और कैलिफोर्निया के अंदर जाते ऐसी यूनिवर्सिटी से आप एमओयू सिग्नेचर करते हैं जो बहुत छोटी यूनिवर्सिटी और काली सूची की यूनिवर्सिटी है अमेरिका के अंदर। आप उससे 5,000 एकड़ का सौदा करके चले जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और जब इस भ्रष्टाचार की पोल खुलती है तो आपके पास अगल बगल झांकने लायक जगह नहीं बचती है। ये सीधी बात बतावे ना कि कौन से इन्होंने 6 वर्षों में लाए और किसको इन्होंने उद्योग जगत को यहाँ पर शुरू कर दिया। तो ये योगी जी के पास कुछ नहीं है। जिस समय बिरला का ग्रुप लेकर के हम लोग आए, वो सहजनवा के अंदर स्थापित हुआ, उसकी डिस्टिलरी स्थापित हुई। आप लखनऊ के अंदर देख लीजिए, लुल्लू माल से लेकर के और अमूल से ज्ञान पराग डेयरी कंसेप्ट जो लेकर के अखिलेश यादव जी की सरकार आई थी वो लेकर के आगे चले।
अब आप गाजियाबाद के अंदर आ जाइए, आप आईटी सेक्टर के अंदर जितने मोबाइल्स कंपनियां हैं, चाहे सैमसंग हो, लावा हो, ये सारी की सारी कंपनियों को स्थापित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, जिसको चलने से अब फायदा योगी सरकार को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप एनसीआरबी के डाटे उठा करके देख लें कि पहले से अधिक हत्या के मामले, अपहरण के मामले बढ़े हैं और 35% साइबर क्राइम बढ़ गया है। पर वो तो कह रहे हैं हमने लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल ठीक कर दिया, दुरुस्त कर दिया। बीजेपी तो बार-बार ये दावे कर रहे हैं। आपके सामने है बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं, थानेदार भी बैठ करके इज्जत लूट रहा है, और आप पूछ रहे हैं कन्नौज के अंदर क्या हुआ, हाथरस के अंदर क्या हुआ, गोरखपुर के अंदर क्या हुआ, सारे उदाहरण आपके पास है। लेकिन ये बोलने वाले लोग हैं। मैं तो एक बात पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए, इज ऑन डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, लेकिन वो उससे ये साबित नहीं होता कि आपने इन्वेस्टमेंट लाया। वो तो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी सिंगल विंडो सिस्टम में केंद्र सरकार के दिए हुए सुझाव पे आपने माना है, आप उसको अपने तंगे के रूप में दिखाते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक्स को जानता है वो समझता है, जब आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में और ऑर्गेनाइज सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भारांक में परिवर्तन कर देंगे, जब आप आधार वर्ष बदल देंगे तो आपको जीडीपी का खाका भी बदल जाएगा। इसको कहते हैं फेक आंकड़े प्रस्तुत करना। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में फेक आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। अशोक पांडे साहब, धरती की सच्चाई यही है कि जो इन्वेस्टमेंट समाजवादी पार्टी लेकर के आई थी, आज उसी से राजस्व उत्तर प्रदेश का बढ़ा है। ठीक, अशोक पांडे साहब, अपने आपने सुन लिया, कपीश जी तमाम चीजें कह रहे हैं, फेक आंकड़े मत रखिए। 6 सालों में क्या किया, कितना इन्वेस्टमेंट लाया, कितना धरती पर काम हो पाया, इस बात का जिक्र कीजिए। वो कह रहे हैं जो वो चीजें लेके आए थे उसी से जो चीजें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। देखिए, आपको बता दें कि कोई चाहे आंकड़ा प्रस्तुत करे चाहे हम आंकड़ा प्रस्तुत करें, पूरा प्रदेश देख रहा है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पहले अखिलेश यादव जाते थे, इन्वेस्टर्स को बुलाते थे, कोई नहीं आता था, जानता था मुख्तार रतीक से लेके जिसको धरती पर ला दिया है उत्तर प्रदेश में हम व्यापार नहीं लगाएंगे, और भारत की जो है वो सेकंड इकोनॉमी होने जा रहे हैं और चौथा आर्थिक रूप से मजबूत रहा। इनसे पूछिए, ये झूठ के परिंदा है। मैं तो पूछ रहा हूँ, पूर्ववर्ती सरकारों के पुरुषार्थ को घोट करके पीने का काम नहीं किया जाता है। फोर्स दिया है, जितने सिग्नेचर किए हैं उसका 10% भी धरती पर नहीं उतर सकी है। विधानसभा के अंदर एक श्वेत पत्र जारी करने के लिए हम लोगों ने मांग की, लेकिन ये प्रस्तुत नहीं किए। इनसे पूछिए आखिर ये प्रस्तुत क्यों नहीं करते? ये विधानसभा के अंदर छोटे सत्र करते, ये क्यों करते? इनसे पूछिए। हमारा हर काम अखिलेश का सपना था, और जब ये एक तो रामनगर में पुल था, मुलायम सिंह जी के राज में पास हुआ था, मायावती भी आके चली गई, अखिलेश भी आके जो हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस में बनाया वो पहली बार इसमें चौपट हो गया। अभी आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस में बनाया, जगह जगह पैच वर्किंग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का नमूना आपके सामने है। कौन सा इन्वेस्टर आपके दरवाजे पे आएगा? इसीलिए इन्वेस्टर के दरवाजे जाना पड़ रहा है और इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए रखना पड़ रहा है। इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। हम मोदी की वैक्सीन लगाएंगे की है कि 2000 रुपए जमा करके कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टर के रूप में आता है, 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ की सिग्नेचर करता है और ये अपना प्रायोगिक कार्यक्रम चलाते हैं। वैक्सीन को चलाने वाली पार्टी है, कोई लेना देना नहीं है। लगाएंगे इनका सपना। ठीक है, चले वापस मैं आप लोगों के पास लौटूंगी, कुछ और सवाल भी आपसे करेंगे।